यह छवि कुछ दिन पहले रूस में रिकॉर्ड हुई थी। नहीं, ये यूक्रेन ने नहीं किया। किसी ने अभी अभी रूसी युद्ध मशीन के दिल पर हमला किया है। और सच कहूं तो वह व्यक्ति पुतिन के लिए आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह कोई है जिसे न बमबारी की जा सकती है, न मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि यह दुश्मन खुद रूस के अंदर है। यूक्रेन पर हमला रूस के लिए ठीक नहीं चल रहा है, और यह बात तो सिर्फ इसी से साफ है कि युद्ध अब भी जारी है। पुतिन ने सोचा था कि सब कुछ ही दिनों में सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने बहादुरी से मुकाबला किया और रूस को कमजोर कर दिया। चलो चलो चलो। यूक्रेन यूक्रेन लेकिन अब तक पुतिन कम से कम एक बात से खुद को सांत्वना दे सकते थे। दुश्मन रूसी सीमाओं के बाहर था। अब ऐसा नहीं है। सच यह है कि पुतिन के सामने अब और भी बड़ी समस्या है। रूस के अंदर ही गुरिल्ला लड़ाके मौजूद हैं और वे काफी सक्रिय हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या हुआ। मैं तुम्हें बाद में अच्छे से बताऊंगा कि ये समूह कौन है। अभी इसे समझना सबसे जरूरी है। यह सेना पुतिन की सरकार से इतनी नफरत करती है कि वह उसे सत्ता से हटाने के लिए यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है। और उन्होंने ठीक यही किया। नवंबर की शुरुआत में 6 तारीख को समाचारों ने पूरे रूस में हमलों की एक लहर की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। सभी रूसी लोकोमोटिव्स को निशाना बना रहे थे। देखिए, रूस की रेलवे देश की नसों की तरह है। यही से सब कुछ चलता है, और लोकोमोटिव्स उस दिल की तरह हैं जो सब कुछ पंप करता है। और अब उनमें से दर्जनों जल रही थीं। क्यों? क्योंकि वे ट्रेनें रूस से यूक्रेन हथियार और गोला बारूद ले जा रही थीं। रूस की लिबर्टी लीजन ने हमलों की पुष्टि की, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR ने भी पुष्टि की। और जब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी इस तरह सार्वजनिक रूप से बयान देती है, तो इसका मतलब है कि वे इन गुरिल्लाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। संभवतः सही लक्ष्यों को चुनने में मदद कर रहे हैं, ऐसे लक्ष्य जो रूसी युद्ध मशीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। HUR ने सब कुछ समझाया, जो कुछ भी हुआ। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने यह संदेश प्रकाशित किया। रूस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध आंदोलन ने दुश्मन के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सफलतापूर्वक हमला किया। और अब आती है सबसे प्रभावशाली बात, उन्होंने मिसाइल या जटिल हथियार नहीं इस्तेमाल किए। जानते हैं उन्होंने क्या किया? ज्वलनशील तरल और माचिस। बिल्कुल सही, मोलोटोव कॉकटेल। इतना ही आसान। मोलोटोव कॉकटेल ने दर्जनों ट्रेनों के नियंत्रण और ऊर्जा प्रणालियों को नष्ट कर दिया जो सैन्य सामान ले जा रही थी। अब सोचो, इसका मतलब 2 अहम बातें हैं। पहली बात, ये लोग ट्रेनों के बहुत करीब पहुंच गए। उन्होंने वाहनों तक पहुंच बना ली। तो या तो लेजियन के लोग खुद रूसी रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर पुतिन जिन ट्रेनों का इस्तेमाल युद्ध को चलाने के लिए करते हैं, वे पूरी तरह से असुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति पास आ सकता है। दूसरा, यह साफ है कि HUR का इन रूसी गुरिल्लाओं से सीधा संपर्क है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर कई लक्ष्यों पर हमला किया है, जिनमें से ज्यादातर रिफाइनरी और ऊर्जा पर केंद्रित हैं। अब वे खेल का दायरा बढ़ा रहे हैं। इन गुरिल्लाओं की मदद से वे खुद उन ट्रेनों को निशाना बना रहे हैं जो पूरे रूस में और मोर्चे पर तेल और उपकरण ले जाती हैं। और यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। यह तात्कालिक नहीं, बल्कि समन्वित कदम था। यूक्रेन को यह बहुत पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, इससे पहले कि पुतिन को पता चलता कि उनकी ट्रेनें जल रही हैं। लेकिन देखिए कि खुद रूस की लीजन लिबर्टी ने क्या कहा। वे भी टेलीग्राम पर गए और एक सीधा संदेश पोस्ट किया।
वे अपने किए पर गर्व महसूस कर रहे थे और उन्होंने एक साफ संदेश भेजा जिसमें कहा गया, जब कुछ लोग सोफे पर बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं और एक नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। हमने कई लोकोमोटिव्स नष्ट किए जो मोर्चे पर हथियार और सामान ले जा रहे थे। जो बात साफ है वो ये है कि रूस में बहुत सारे लोग पुतिन के खिलाफ हैं और ये लोग यूक्रेन का समर्थन करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट का अंत पुतिन को सीधे चेतावनी देते हुए किया, जिसमें कहा, लीजन का प्रतिरोध बढ़ रहा है और पूरे देश में फैल रहा है। पुतिन का गिरोह डर के साए में जिएगा और सुरक्षा का मतलब भूल जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि यहाँ क्या होगा? वे कह रहे हैं कि रूस में कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं है और पुतिन कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, नहीं पता कि वे कहां से काम कर रहे हैं। वे अदृश्य हैं, बिना नाम के, बिना चेहरे के, लेकिन वे अपने नेता के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं और वे ऐसा यूक्रेन की रणनीति का समर्थन करके कर रहे हैं जो रूस को अंदर से खत्म करने की है। अब क्रेमलिन के पास एक बड़ी समस्या है। आमतौर पर रूस, आप जानते हैं, सब कुछ नकार देता है, ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या कहता है कि इंजन तो वैसे भी नष्ट किए जाने वाले थे। लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो 1 मिनट का है और दिखाता है कि यह तोड़फोड़ आम लोगों, जनता द्वारा ही की गई थी। पहले कुछ सेकंड खुद गुरिल्ला लड़ाकों द्वारा फिल्माए गए हैं। वे दिखाते हैं कि ज्वलनशील तरल पदार्थ ट्रेनों के अंदर डाले जा रहे हैं। फिर हम नतीजा देखते हैं, एक के बाद एक ट्रेन में आग लगती है, पेट्रोल जलाया जाता है, मोलोटोव कॉकटेल फेंके जाते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर ट्रेन पूरी तरह असुरक्षित, कमजोर नजर आती है। यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है एक ऐसे देश के लिए जो अपने कामकाज के लिए रेलवे पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लगता है यह आसान था, लेकिन शायद नहीं। सबसे ज्यादा संभावना है कि HUR और लीजन ने हफ्तों, शायद महीनों तक इसका अध्ययन किया होगा। उन्होंने उन खास ट्रेनों को चुना जिन्हें वे जानते थे कि वे एक्सेस कर सकते हैं और जिन्हें रूस हथियार और गोला बारूद ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। वीडियो इतनी तेजी से एक तोड़फोड़ से दूसरी तोड़फोड़ पर बदलता है कि यह गिनना मुश्किल हो जाता है कि रात भर में कितनी ट्रेनों को निशाना बनाया गया। लेकिन हर उस जगह की विस्तृत रिपोर्टें हैं जहां लीजन ने हमला किया और यह दिखाता है कि यह एक बड़े पैमाने पर किया गया ऑपरेशन था जो पूरे रूस में फैला हुआ था। सूची बहुत लंबी है। उन्होंने मास्को क्षेत्र, समारा, स्वेरदलोव्स्क, कोमी गणराज्य और केमेरोवो में हमले किए और भी जगहों पर किए। गुरिल्ला समूहों ने यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेट्स्क और खेरसोन क्षेत्रों में भी ऐसे ही हमले किए। यह दिखाता है कि यह नेटवर्क फ्रंटलाइन के दोनों ओर काम कर सकता है, रूसी युद्ध मशीन पर हमला कर सकता है, साइबेरिया से लेकर अंतिम गंतव्य यूक्रेन तक। शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक विशेष हमला है ताकि रूसी लॉजिस्टिक्स को कमजोर किया जा सके, लेकिन सच तो यह है कि ये हमले रूस के लिए विनाशकारी हैं और पुतिन को इसके लिए जरूर गुस्सा आ रहा होगा। रूस सिर्फ रेलवे पर निर्भर नहीं बल्कि उसका बंधक भी है। मुझे समझाने दीजिए। रूस का रेलवे नेटवर्क 1,22,000 किलोमीटर लंबा है और यह नेटवर्क देश का 90% माल ढोता है। 90%? सोचिए, रूसी सेना सैनिकों और उपकरणों को ले जाने के लिए इस नेटवर्क पर पूरी तरह निर्भर है। पूरी तरह से। इसके बिना युद्ध संभव ही नहीं है। पुतिन ने अपनी सारी उम्मीदें रेलवे पर लगा दी थीं और रूस की फ्रीडम लीजन ने अभी अभी उनमें से कई उम्मीदों को तोड़ दिया है। और यहाँ एक बात है जो बहुत लोग नहीं समझते। चाहे रूसी रेलवे नेटवर्क कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह तोड़फोड़ के लिए बेहद असुरक्षित है। याद है जब मैंने कहा था कि यह अजीब लगता है कि किसी ने भी तोड़फोड़ करने वालों को उनका काम करने से नहीं रोका। और देखो, इसके 2 कारण हैं। पहला है कर्मचारियों की कमी और दूसरा है देश का विशाल आकार और नतीजतन रेलवे नेटवर्क का भी विशाल होना। मानना पड़ेगा, रूस बहुत बड़ा है। यही देश की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन अब यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। पहले रूस पर जमीन से हमला करना मुश्किल था क्योंकि हमलावरों को लाखों वर्ग किलोमीटर पार करने पड़ते थे, लेकिन आज हवाई हमलों और अंदरूनी तोड़फोड़ के साथ यही विशाल आकार अब समस्या बन गया है।
रूस न तो अपना आसमान बचा पा रहा है और न ही 1,22,000 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों की रक्षा कर पा रहा है। ये सुरक्षा के लिए काफी किलोमीटर हैं। खासकर उस देश के लिए जिसने यूक्रेन में पहले ही 11,40,000 से अधिक लोग गंवाए हैं, जिसके सैकड़ों हजार लोग वहां लड़ रहे हैं और जो अपनी आबादी को तेजी से घटते हुए देख रहा है। रक्षा में दरारें दिख रही हैं और यूक्रेन रूस की आज़ादी सेना जैसे समूहों के जरिए इन दरारों का फायदा उठा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ और भी ज्यादा अहम है, कुछ ऐसा जो इन हमलों को पूरी तरह से विनाशकारी बना देता है। रूस सिर्फ तोड़फोड़ करने वालों से नहीं लड़ रहा है, वह एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा है जो पहले से ही बिखर रहा है। क्योंकि गुरिल्ला लड़ाकों ने किसी स्वस्थ दैत्य पर हमला नहीं किया, उन्होंने एक ऐसे दैत्य पर हमला किया जो पहले से ही मरणासन्न था। 2023 के अंत से ही रूस को इंजन की कमी और कम ट्रांसपोर्ट क्षमता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से है। पश्चिमी देशों ने यह सीमित कर दिया है कि रूसी कंपनियां बाहर से क्या खरीद सकती हैं। इसका मतलब है कि रखरखाव और मरम्मत के लिए पुर्जे और घटक उपलब्ध नहीं हैं। रूसी रेलवे इस समस्या से लगभग 2 सालों से जूझ रही है और मरम्मत का समय बहुत बढ़ गया है। कंपनी 2 कंपनियों के माध्यम से लगभग 20,000 ट्रेनों का संचालन करती है। लोकोटेक 3/4 ट्रेनों की देखभाल करती है, जबकि एसटीएम सर्विस बाकी की देखभाल करती है। और दोनों कंपनियों ने विशेष लुब्रिकेंट्स, बियरिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हासिल करने में कठिनाइयों की रिपोर्ट की है। यह सब प्रतिबंधों की वजह से है और युद्ध के लिए लामबंदी के कारण मजदूरों की कमी ने सब कुछ और भी खराब कर दिया। तो रूस की सबसे बड़ी रेलवे कंपनियां पहले से ही प्रतिबंधों और मजदूरों की कमी से जूझ रही थीं और अब ट्रेनों का जलाया जाना पहले से ही खराब स्थिति को और भी बदतर बना देगा। स्वतंत्र मीडिया ने रूसी रेलवे की समस्याओं के असली पैमाने को दिखाया है। सिस्टम के अंदर गंभीर गड़बड़ी है। आक्रमण के पहले 12 महीनों में कई महत्वपूर्ण श्रेणियों के माल का रेलवे परिवहन ठप हो गया। ये सब प्रतिबंधों की वजह से हुआ। कुल माल परिवहन 2022 में 4% गिर गया। 2020 में यह स्थिर हो गया था, लेकिन 2024 में फिर से 4% गिर गया और ऐसा लगता है कि 2025 में फिर से गिर रहा है। जुलाई में रूस की रेलवे शिपमेंट लगातार 20 महीनों से गिर रही थी, जिससे घरेलू और युद्ध संचालन में अफरा तफरी मच गई थी। और एक और समस्या है क्रू की। बहुत सारी क्रू से जुड़ी समस्याएं हैं। 2025 के मध्य तक रूसी रेलवे में 3,000 लोकोमोटिव क्रू और 2,500 इंजीनियरों की कमी थी। इससे लगभग 200 ट्रेनें खड़ी रह जाती हैं जो चल नहीं सकती। कंपनी के पास अभी भी सैकड़ों हजारों अतिरिक्त मालगाड़ी के डिब्बे हैं, लेकिन इन डिब्बों में से 3 लाख डिब्बे नेटवर्क पर खड़े हैं बिना किसी इस्तेमाल के। और अब और भी डिब्बे खड़े हो सकते हैं क्योंकि लीजन ने उन डिब्बों को खींचने वाली इतनी सारी इंजनें नष्ट कर दी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूस का रेलवे नेटवर्क मुश्किल में है। पुनः ठीक होने का कोई मौका पाने के लिए इसमें भारी निवेश की जरूरत है और इंजन और मजदूर, बेहतर आधारभूत संरचना। यह जरूरत तब बढ़ती है जब लिगियो लिबरडाडे जैसे समूह वही नष्ट कर रहे हैं जिसकी रूस को सबसे ज्यादा जरूरत है। इन सब के अलावा अब पुतिन को अपने ही देश के अंदर एक युद्ध से निपटना पड़ रहा है। रूस की लिगियो लिबरडाडे उन सबसे सक्रिय एंटी पुतिन समूहों में से एक है जो रूस के अंदर है, लेकिन यह अकेला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पुतिन ने पहले भी विद्रोहों से निपटा है। 2023 में वैगनर के भाड़े के सैनिकों ने मास्को के खिलाफ विद्रोह कर दिया और रोस्तोव क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वे मास्को की ओर बढ़ने वाले थे, इससे पहले कि विद्रोह को कुचल दिया गया। यह सबसे बड़ा संकेतों में से एक था कि युद्ध के दौरान पुतिन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। अब रूस की फ्रीडम लीजन के विद्रोही भूमिगत हो गए हैं और छाया में लड़ रहे हैं, और वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ रूसी वॉलंटियर्स कॉर्प्स, साइबेरियन बटालियन और ATESH भी हैं। लेकिन ये सिर्फ वे समूह हैं
जो सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं। देश में और कितने लोग हैं जो पुतिन और आक्रमण के खिलाफ हैं? यह एक सवाल है जिसका जवाब पुतिन शायद कभी ठीक से नहीं दे पाएंगे। और जानते हैं सबसे बुरी बात क्या है? देखिए, क्रेमलिन एक केंद्रीकृत दुश्मन का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। जब वैगनर के भाड़े के सैनिक रोस्तोव में मार्च कर रहे थे, पुतिन जानते थे कि क्या करना है। उन्होंने नेशनल गार्ड को मजबूत किया, उन्हें टैंक और भारी हथियार दिए। समस्या का समाधान हो गया। लेकिन आप हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे की सुरक्षा के लिए टैंक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप एक रेलवे कर्मचारी को कैसे रोकेंगे? स्वेर्दलोस्क में एक कोकटेल मोलोटोव के साथ और मॉस्को में एक T-72 टैंक का इस्तेमाल करके आप ऐसा नहीं कर सकते। और पुतिन यह जानते हैं। रूस की लिबर्टी लीजन ने वही किया जो उसने वादा किया था। शासन को डर में जीने पर मजबूर कर दिया और यह भुला दिया कि सुरक्षा का क्या मतलब होता है। क्रेमलिन की युद्ध मशीन के लिए अब रूस में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है और यह एक ऐसी जंग है जिसे पुतिन ताकत के बल पर नहीं जीत सकते। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि रूस के अंदर ये प्रतिरोध आंदोलन वाकई में युद्ध के नतीजे पर फर्क डाल सकते हैं? अपना जवाब यहाँ कमेंट्स में दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो यूक्रेन में हो रही घटनाओं को भी फॉलो करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले विश्लेषण, संघर्षों और भू राजनीति से जुड़ी जानकारियां मिस न करें। अगली बार तक के लिए